क्लास जैसे अभी फर्स्ट क्लास हुआ है आपका, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आपका कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं और क्या करेंगे। हम लोग जैसे आज आपका केमिस्ट्री का जैसे मैं फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स होंगे जिसमें मुझे लगता है कि भाई बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आता है, वो मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगा वो पॉइंट। उसके बाद क्या है कि हम उसकी क्वेश्चनिंग भी करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिवीजन, देन क्वेश्चनिंग। एंड आफ्टर दैट क्या होगा कि इसका मैं आपसे डीपीपी शेयर करूंगा आज। तो नेक्स्ट क्लास का रूटीन फिर क्या रहेगा कि ये आते ही पहले हम ये डीपीपी डिस्कस करेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम होंगी वो हम सॉर्ट आउट करेंगे। और आफ्टर दैट क्या होगा कि फिर नया टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। और एट द एंड ऑफ टॉपिक जिसका कोई प्रॉब्लम है, जो अपने कोई डाउट पूछना चाहता है, तो वो अपने डाउट बताएगा इसके अंदर। तो इस टाइप से हम सारे सिलेबस को कुछ पार्ट्स में हम जब रिवाइज करेंगे, तो 2 या 3 के बाद वो आपको शेड्यूल मिल जाएगा। फिर आपका टेस्टिंग होगी, टेस्ट होगा आपका, और देन टेस्ट में फिर जो आपके उसका टेस्ट का साथ साथ उसका डिस्कशन भी रहेगा। जैसे सबसे पहले मैं आपका जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, वेरी कैलकुलेटिव चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो है मोल कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स लेके स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपसे। तो पहले मैं कुछ चीजें शेयर करता हूं जिस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है और जिस तरीके से हमें प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करनी होती है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मोल कॉन्सेप्ट पर, कैसे प्रॉब्लम आती है और जहां प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द मोल कंसेप्ट। जब भी आपको मोल कंसेप्ट से कोई प्रॉब्लम सोल्व करना होता है, देन आप पहले इक्वेशन का बैलेंसिंग करेंगे। आपका जो रिक्वायरमेंट होता है वो बैलेंसिंग होता है, और बैलेंसिंग के बाद हम कैसे यूज करते हैं मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं आपसे। सपोज कोई रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी से रिएक्ट करके सपोज कुछ भी सी बना रहा है, आपका प्रोडक्ट बना रहा है। देन आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको बैलेंस करोगे। एक्स वाई जेड जैसे भी आपने बैलेंस किया, सपोज 2 इधर लिख लिया, 2.5 या 3, एक्स वाई जेड यहां कर दिया आपने 3। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंसिंग करोगे। उसके बाद जिन स्पीसीज के आपको डेटा दिए हुए बेटा, इनमें जिसका डेटा दिया हुआ है उसके मोल इक्वेट करोगे। और मोल इक्वेट करने का तरीका क्या होगा, सपोज ए और बी के डेटा गिवन है हमें, तो हम ए और बी के मोल इक्वेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। और इक्वेट करने का तरीका क्या होगा, जो आपने बैलेंसिंग की है बेटा उसमें जो कोफिशियंट आया है उसको आप इनवर्स लिख दोगे। सपोज यहाँ ए का कोफिशियंट 2 है तो यहाँ बी के सामने लगा दोगे आप, और यहाँ बी का कोफिशियंट 2.5 है तो ए के सामने लगा दोगे। अब आपके जो डेटा है बड़ी इजीली आपका क्वेश्चन जो होगा वो गोइंग हो जाएगा, बड़ी इजीली आप क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको, मोल कॉन्सेप्ट में जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है और एक सिंपल इक्वेशन बन रही है जिसका बैलेंसिंग भी हमें आ रहा है, तो बैलेंसिंग कर दो आप। बैलेंसिंग करने के बाद जिन भी स्पीसीज को आपने इक्वेट करना है उनको इक्वेट करो, बट किस तरीके से, उनके मोल लिख करके। अगर आप मोल से सोल्व करना चाहते हैं, आप मोल लिख करके और उनके जो कोफिशियंट है उनको उल्टा कर दो, क्रॉस कर दो, इनवर्स कर दो। सपोज बेटा एक प्रॉब्लम शेयर करता हूं मैं आपसे कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम आपने शॉर्ट आउट करनी है। सपोज आपके प्रॉब्लम आ गया, हाउ मेनी या हाउ मच अमाउंट ऑफ HCl या H2SO4 कर दो, हाउ मच अमाउंट ऑफ H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू complete neutralization of 0.1 molar 100 milliliter of calcium hydroxide. How much amount of H2SO4 is required to complete neutralization of 0.1 molar 100 milliliter of calcium hydroxide? आपको ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया। अब इस क्वेश्चन में आपने प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करना है इसका। तो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करना है, सपोज आप मोल से करना चाहते हैं, तो मोल से करना चाहते हैं तो H2SO4 एक एसिड है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा एक बेस है। तो आप सबसे पहले इसका बैलेंस इक्वेशन बना दो। तो बैलेंस इक्वेशन बनाओगे तो क्या रहेगा बैलेंसिंग इक्वेशन का आपके पास, H2SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप इक्वेट कर दो इसको। देन H2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, कैल्शियम
सल्फेट प्लस HOH, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। तो ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। इस बैलेंसिंग में यहां भी कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हो, यहां भी 1 ले सकते हो। तो यू कैन यूज डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस। नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ बेस, इसका कोफिशिएंट इधर और इसका इधर कर देंगे हम। एसिड, एसिड का देखो आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ H2SO4। तो मोल कैसे बनाते हो, वेट अपॉन फार्मूला वेट। तो वेट आ गया आपका W और H2SO4 का फार्मूला वेट हो गया 98। और बेस के लिए यूज करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो इसके मोल किससे निकालोगे, जो डेटा गिवन है उसी से तो निकालना होगा हमें। तो यहां हमें क्या दे रखा है, ये मोलरिटी इज गिवन एंड आल्सो वॉल्यूम इज गिवन। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम भी तो मोल होता है। तो मोलरिटी कितनी है हमारे पास 0.1 एंड वॉल्यूम है 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर है तो इसको आप लीटर में कन्वर्ट कर दो आप। तो लीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो आपका वेट आ जाएगा। आपकी प्रॉब्लम यहां से शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो 980 अपॉन 1000 जो भी कैलकुलेशन होगा उतना वेट हमारा ग्राम में निकाल देंगे। तो जब भी आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम में आपने क्या करने हैं, बैलेंस इक्वेशन लिखना है। बैलेंस इक्वेशन लिख के जिसके डेटा गिवन है उसको इक्वेट करना है, उसके कोफिशिएंट को रेसिप्रोकल कर देना है आपने। रेसिप्रोकल करना है। जैसे इसी प्रॉब्लम को मैं ऐसे दे रहा हूं, हाउ मच amount of benzoic acid is required to neutralize 0.1 molar 100 मिलीलीटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सपोज इसी प्रॉब्लम को हमें ऐसे मिल गया कि बेंजोइक एसिड दे रखा है और इसको न्यूट्रलाइज करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। देन यू नो बेंजोइक एसिड का फार्मूला आपका क्या रहेगा, C6H5COH रहेगा। और बेंजोइक एसिड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हो आप। देन आप बैलेंस इक्वेशन बनाओ पहले। तो ये आ जाएगा आपका C6H5COO ट्वाइस कैल्शियम प्लस H2 हो जाएगा। जब आपका C6H5COCH ट्वाइस है तो अब आप इसको बैलेंस करोगे तो ये ट्वाइस हो गया, ये 1 हो गया। देन अब देखो आपका बैलेंस इक्वेशन ये हो गया, इसका 2 मोल दिख रहा है आपको, इसका बेस का 1 दिख रहा है। देन यू नीड टू बैलेंस इन दिस वे कि अब आप क्या करोगे, आप इसमें ये एसिड है आपका तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस कर दोगे बेटा। नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड बेस, अब देखो एसिड का 2 कोफिशिएंट है तो बेस के लिए लगा दो और 1 का इधर लगा दो आप। अब आपको जो चीज कैलकुलेट करनी है वो लिखो 1। एसिड के नंबर ऑफ मोल बनाने हैं तो हाउ मच अमाउंट दे रखा है तो वेट अपॉन बेंजोइक एसिड का टोटल आप निकाल लोगे। मोलर मास C6H5 कितना होता है, C6H5 जो होगा आपका C6H6 कितना होता है 78 होता है तो ये 77 हो जाएगा। कार्बन का 12 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन है 32 हो जाएगा। देन ये 1 हो जाएगा। तो ये देख लो आपका टोटल कितना हो गया, 2 2 5 12, 122 आना चाहिए तो 122 आ गया। इक्वल टू ट्वाइस नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस अगर आपने करना है तो नंबर ऑफ मोल मोलरिटी से निकालना है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी 0.1 दे रखा है, वॉल्यूम 100 है, डिवाइडेड बाई 1000 कर दोगे और आप वेट कैलकुलेट कर लोगे। तो एक तो आपका होता है बेटा ये मोल कंसेप्ट, जो आप मोल कंसेप्ट से कैलकुलेशंस बनाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो आपकी होती है वो हम करते हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट से। ये ज्यादा बेटर होता है बेटा। इक्विवेलेंट कंसेप्ट से अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आपका जल्दी प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो जाएगा और आप उसको जो है कम टाइमिंग में और स्कोर भी अच्छा कर लेंगे इसके अंदर। तो देन आप जो है दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं हम इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे, देखो हम एक सैंपल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट करते हैं फिर हम इनकी प्रॉब्लम बनाते हैं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में सपोज ये इक्वेशन दे दिया मैंने 2A प्लस 2.5B सपोज XYZ 3C, ये इक्वेशन दे दिया। जब भी आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करना हो, जिस भी स्पीसीज का आपको डेटा दे रखा हो बेटा उसके इक्विवेलेंट इक्वल कर दो कोफिशिएंट से, नो नीड टू यूज ऑफ कोफिशिएंट। जैसे A और B दे रखा है आपको तो आप इसी क्वेश्चन को लिख दोगे इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ B। तो इनके इक्विवेलेंट इक्वेट कर दोगे। और इक्विवेलेंट क्या है, एक कैलकुलेशन है। जैसे डजन एक कैलकुलेशन होती है, इक्विवेलेंट एक कैलकुलेशन है।
ये मोल से निकाली जाती है। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, मोल इंटू एन फैक्टर। और मोल के जितने भी फार्मूले वो सारे यूज कर सकते हो। जैसे मोल क्या होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। मोलरिटी इंटू एन फैक्टर नॉर्मेलिटी है, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम लीटर में ले सकते हो आप। वेट से भी निकाल सकते हो, मोल वेट से निकाल सकते हो, तो वेट अपॉन फार्मूला वेट इंटू एन फैक्टर। फार्मूला वेट एन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे तो इक्विवेलेंट वेट। जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस चीज का यूज करके आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को करने के लिए आप देखेंगे कि आपको इस चीज का और रिक्वायरमेंट रहता है बेटा। जो मैंने ई लिखा है, ई का मतलब है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट जो है वो आप जब भी निकालो तो आपके पास दो तरीके हैं। एक इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो जिस भी स्पीसीज जो दे रखी है उसका फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर कर दो। फार्मूला वेट से उसके एन फैक्टर को डिवाइड करोगे, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। या फिर कोई आपको सब्सटेंस दे रखे हैं, सपोज मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो इनके सम करते जाओ इक्विवेलेंट वेट के। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड आयन हो जाएगा। ऑक्साइड आयन का फर्दर आप वापिस इससे निकाल सकते हो, फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर। सपोज आप बेटा निकालना चाहते हो इक्विवेलेंट वेट मेटल सल्फेट का, मेटल सल्फेट का निकालना चाहते हो तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस जो आपका सल्फेट आयन है उसका इक्विवेलेंट वेट को ऐड कर दो। बड़ा इजी वे में आपका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आता है तो ज्यादा बेटर, कंपटीशन के लिए ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करें। मैं कुछ सैंपल डिस्कस कर रहा हूं, देखो आपसे। सपोज क्वेश्चन आ गया, ए मेटल ऑक्साइड contain 40% by weight of oxygen. Calculate the equivalent weight of phosphate of that metal. क्या दिया बेटा आपको, ये मेटल ऑक्साइड दे रखा है और मेटल ऑक्साइड में 40% बाई वेट ऑक्सीजन का है, और आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फेट ऑफ दैट मेटल। उस मेटल के फॉस्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको। तो वेरी सिंपल, देखो आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करो। यू आर सपोज टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट। सपोज आपके पास मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड है तो बेटा ये तो क्लियर है ना कि ये मेटल और ऑक्सीजन का बना हुआ है, तो इनके इक्विवेलेंट इक्वल यूज होंगे। तो आप लिखोगे इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। अब मेटल ऑक्साइड में 40% बाई वेट ऑक्सीजन कह रहा है, ये 40% होगा। सपोज 40 ग्राम है तो टोटल 100% होता है कोई भी सब्सटेंस, तो ये 60 ग्राम हो जाएगा आपके पास। ये 40 है तो ये 60 हो जाएगा। तो वेट से निकाल लेते हैं बेटा इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। इधर ऑक्सीजन करेंगे तो इसका वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। देन आप इसका कैलकुलेशन बना सकते हो। तो देन आप इसका कैलकुलेशन बनाओगे तो वेट तो आ गया आपके पास। देखो वेट इक्विवेलेंट मेटल का है तो मेटल के देखो 60 ग्राम है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। इधर आ जाओ, वेट ऑक्सीजन का 40 है। ऑक्सीजन का आप ऑक्साइड का कैलकुलेट कर सकते हो, 8 होता है हमेशा ही। आप फार्मूला लगा सकते हो ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू फार्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपका अपॉन एन फैक्टर। फार्मूला वेट ऑक्सीजन का आएगा 16, एन फैक्टर होता है वैलेंसी 2, तो वो तो हमेशा 8 ही रहना है। तो बेटा 8 लगा दोगे तो ये इसको कैलकुलेट कर लोगे तो 5, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 12 आ जाएगा। अभी तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आया, लेकिन क्वेश्चन क्या डाला था उसने, देखो आप, इफ यू सी द एंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन देन इट टेल्स अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फेट ऑफ दैट मेटल।
तो मेटल सल्फेट का इक्विलेंट वेट निकालना है आपको। मेटल सल्फेट, तो इसमें इक्विलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन आ जाएगा आपके पास। मेटल का जो आ रहा है वो 12 है, और सल्फेट का देखो H2SO4 का 98 होता है, डिवाइडेड बाई चार्ज इसका एन फैक्टर, तो ये 49 हो गया। तो आप कैलकुलेशन बना देंगे तो मेटल सल्फेट का आ जाएगा। तो इक्विलेंट कॉन्सेप्ट से देखो आपका इजी क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो सकते हैं। इक्विलेंट इक्वल कर दो, जो जो डेटा दे रखा है उसका आप यूज कर लो, और जहां पहुंचना है वहां आप पहुंच जाओ। कई बार ऐसा लगेगा बेटा आपको कि क्वेश्चन आपका आ गया एग्जाम में, और लगेगा ऐसे कि भाई हमें तो कुछ डेटा ही पता नहीं लग रहा, तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, लेकिन इक्विलेंट यूज करोगे तो आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। जैसे सपोज एक बार ऐसे प्रॉब्लम आ गया, ए मेटल एम ऑक्सीडाइज इनटू MxOY ऑक्साइड, कोई मतलब नंबर नहीं दिया गया था बेटा। ए मेटल एम ऑक्सीडाइज इनटू MxOY ऑक्साइड, कैलकुलेट इक्विलेंट वेट ऑफ मेटल, कैलकुलेट इक्विलेंट वेट ऑफ मेटल। मेटल का इक्विलेंट वेट पूछ लिया। तो इसमें जो हमारे पास एक ही तरीका था बेटा कि हमें यहां कुछ भी डेटा नहीं दिखाई दे रहा, देखो तो हमें एक्स और वाई की टर्म में मेटल ऑक्साइड तो दिखाई दे रहा है, MxOY मेटल ऑक्साइड बन रहा है। तो हम इसमें ये तो बोल सकते हैं ना, इसको बनाने में इक्विलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विलेंट ऑफ ऑक्सीजन होंगे। इक्विलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विलेंट ऑफ ऑक्सीजन। इक्विलेंट क्या होते हैं? वेट अपॉन इक्विलेंट वेट ऑफ मेटल, वेट अपॉन इक्विलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो यूज कर सकते थे बेटा हम। फार्मूला तो आपको दिखाई दे रहा है, तो फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो यहां हम MxOY दे रखा है, इक्विलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विलेंट ऑफ ऑक्सीजन कर दिया। मेटल है तो गिवन वेट अपॉन इक्विलेंट वेट, मेटल वाला गिवन वेट अपॉन इक्विलेंट वेट, ऑक्सीजन का वेट कैसे दे, डायरेक्ट तो गिवन नहीं है लेकिन फार्मूला तो गिवन है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या सोच सकते हो आप? देखो एक मेटल का वेट है सपोज M, जो उसका मोलिकुलर वेट होगा, X एटम है तो X इंटू एम, तो ये लिख सकते हो आप। वेट कितना हो गया, Mx है तो मैं लिख सकता हूं X इंटू एम डिवाइडेड बाई इक्विलेंट वेट ऑफ मेटल, ये तो आप कैलकुलेट करना चाहते हो। वेट ऑफ ऑक्सीजन देखो ओ वाई, एक ऑक्सीजन का तो पता है हमें 16 होता है, तो 16Y, और इक्विलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन फिक्स है 8 रहेगा, तो 8 टू जा 16, तो ये आंसर आ जाएगा आपका E इज इक्वल टू एक्स एम अपॉन 2Y। तो हमारे पास कोई डेटा नहीं था, बट हमने इक्विलेंट कॉन्सेप्ट यूज करके एक्स एम अपॉन 2Y कैलकुलेट कर लिया। तो हमारी जो मोल की कैलकुलेशन है बेटा, यहां तो आप मोल से करो, जो भी प्रॉब्लम आएगा, एक तो सीधा फार्मूला बेस आएंगे कि मोल कैलकुलेट करना है, वो तो जनरल क्वेश्चन होगी। एक आपकी रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो या मोल कॉन्सेप्ट से, अगर आपको बैलेंसिंग आता है देन तो आप मोल कॉन्सेप्ट से करोगे। अगर आपको बैलेंसिंग क्लियर नहीं है, तो बैलेंसिंग क्लियर नहीं है तो फिर आप जो है इक्विलेंट कॉन्सेप्ट से करोगे। तो इस टाइप से आप इसमें जो है मोल और इक्विलेंट वाले प्रॉब्लम कर सकते हो। इसमें देखो मैं कुछ अब आपसे प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं, अब आप मुझे बताएंगे इसका आंसर। सपोज तो एक हमारे पास रिडोक्स वाला पार्ट था, और एक ये वाला पार्ट है।
तो ये कुछ बच्चे जो है बार बार इसको ऑफ कर रहे हैं, तो क्या फायदा उसका। यहाँ पर इसमें दूसरा जो पार्ट हमारे पास आ रहा है, अभी मैं प्रॉब्लम शेयर करता हूं आपसे। जो दूसरा पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो रिडोक्स वाला आ रहा है। तो रिडोक्स में जो है आपके 3 टाइप के प्रॉब्लम डिस्कस किए जाते हैं। एक जो प्रॉब्लम होगा सीधा ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा आपसे। एक जो पूछा जाएगा वो आपका बैलेंसिंग पूछा जाएगा। और थर्ड यही इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वाला जो पूछा जाता है। इसमें बेटा जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर वाला क्वेश्चन आता है वो सीधा एनसीईआरटी बेस से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एनसीईआरटी पर, बट होता स्ट्रक्चर बेस है। स्ट्रक्चर बेस कैसे पूछा जाता है आपसे, कि सपोज इसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि सपोज ए और ए के बीच एक जैसा कोई सेंट्रल एटम में ए और ए एक जैसे एटम होते हैं, तो पर बॉन्ड हम जो चार्ज देंगे वो 0 देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 0 देंगे। बट अगर हमारे पास ए और बी के बीच, पहले कोवलेंट बॉन्ड ले लेते हैं, सपोज ए और बी के बीच बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ए और बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बी का -1 लेंगे, ए का 0 लेंगे पर बॉन्ड चार्ज जो लिया जाता है। सपोज ए और बी के बीच आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड है, और बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ए और बी के बीच बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन आप पर बॉन्ड -2 लेंगे और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को +2 देंगे। और एक फोर्थ केस और होता है कि अगर ए और बी के बीच डेटिव बॉन्ड है लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ है, देन आपको 0 0 असाइन करना होता है। जैसे सपोज जो काफी प्रोपिशियस एग्जांपल है, जैसे मिथाइल एग्जांपल है, एग्जामिनर आपको ऐसे दे देगा, कहेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड में आपको CH3NC है। इसमें सपोज इस C का और इस N का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया एग्जामिनर ने आपसे, तो यू नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। सी अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो कंपटीशन में स्ट्रक्चर बेस ही प्रॉब्लम पूछी जाएंगी। CH3N और ये डेटिव बॉन्ड है। जब आपका स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो ये जो आपने रूल पढ़े हैं इन रूल को आप अप्लाई कर सकते हो। ये रूल को अप्लाई करोगे तो देखो यहां पर आपके पास नाइट्रोजन है, यहां पर आपके पास कार्बन है, तो यहां कार्बन है, तो आप देखो ये आपका एक कोवलेंट बॉन्ड, ये भी कोवलेंट बॉन्ड, ये डेटिव बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड सोल्व करो पहले। कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका -1 आ गया, इसका +1। फिर दूसरे बॉन्ड के लिए देखो -1 +1, बट ये देखो डेटिव बॉन्ड आ गया, और डेटिव बॉन्ड है कहां से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है। तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बॉन्ड होता है तब आप 0 0 असाइन करते हो ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका मतलब यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्लियर हो गया। इन दिस स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज 2 +2, एंड नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां से तो क्लियर हो गया, -2 आया, लेकिन इस कार्बन से भी शॉर्ट आउट करोगे, चारों तरफ देखोगे आप इस मॉलिक्यूल को, तो यहां कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है, तो इधर 1 माइनस का, इधर +1, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जो इसका आ जाएगा वो आपका -3 आ जाएगा। तो आपको जो है ये रूल फॉलो करने हैं और स्ट्रक्चर से आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है।
जो काफी पॉपुलर एग्जाम्पल हैं, उन पॉपुलर एग्जाम्पल में DMSO में सल्फर का पूछा जाता है, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। क्रोमियम वाले जो पूछे जाते हैं वो आपका CrO5 में क्रोमियम का, CrO2Cl2 में क्रोमियम का। ये फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है, जैसे CK3CrO8 में क्रोमियम का, ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2 में क्लोरीन का, और इस स्ट्रक्चर में Br, यह भी लास्ट ईयर पूछा गया, लास्ट से लास्ट ईयर, Br Br Br, और NCERT में गिवन भी है ये एग्जांपल। यहां इन सभी ब्रोमीन का पूछा गया है। कार्बन सब ऑक्साइड में C3O2 में कई बार पूछा गया है। तो ये रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे मैं एक दो इसमें आपसे डिस्कस करता हूं। सपोज DMSO पूछा गया आपसे, अब आपका बेटा DMSO है तो ये आप ऑर्गेनिक का सोलवेंट है जो SN1SN2 रिएक्शन में यूज करते हो, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। तो डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है ये SO CH3 CH3। अब यहां पर सल्फर का पूछा गया आपसे, तो सल्फर में देखो दो कोवलेंट बॉन्ड हैं, तो इधर -2 चार्ज, इधर +2 चार्ज। और हेयर यू कैन सी ये कार्बन है और ये सल्फर है। तो कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आपको याद रखने, पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो, जैसे सर्किल सब इंस्पेक्टर। सर्किल सब इंस्पेक्टर मतलब कार्बन और सल्फर और आयोडीन, इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है 2.5। जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम HP, हाइड्रोजन और फास्फोरस का सेम होता है 2.1। जब ऐसे केसेस आ जाते हैं कि जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आता है, तो जो ज्यादा मेटेलिक होता है उसको +1 देते हैं, जो ज्यादा नॉन मेटेलिक होता है उसको -1। तो कार्बन और सल्फर के केस में जितना सल्फर पीरियोडिक टेबल में इधर आएंगे तो नॉन मेटल होंगे, और इधर होंगे तो लेफ्ट साइड में मेटल कंसिडर होते हैं। तो कार्बन वाले ग्रुप CH3 ग्रुप को +1 कंसिडर करेंगे, इसलिए यहां -1 आ जाएगा। इस CH3 को भी +1 कंसिडर करोगे, यहां -1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो इसमें काफी कंफ्यूजन भी रहता है। देखो -1 और +2 तो 0 हो गया। तो डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 आएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन जो होंगे वो आस्किंग होंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन जहां आपका कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे देखो PH3 में फॉस्फीन आप पढ़ते हो PH3, तो PH3 में फास्फोरस और हाइड्रोजन। लेकिन जब फास्फोरस और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, देन हम क्या देखेंगे, जो ज्यादा नॉन मेटेलिक है। तो ज्यादा नॉन मेटेलिक क्या है बेटा, या फास्फोरस ज्यादा नॉन मेटेलिक है, क्योंकि हाइड्रोजन तो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह कंसिडर होता है। इसलिए हाइड्रोजन को +1 दोगे, फास्फोरस को -1। और यहीं से आपका काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व होता है NCl3 का हाइड्रोलिसिस। अब यहां पर N और Cl है, अब दोनों का सर एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोबारा बताना, नॉन मेटेलिक दिखेंगे मेटेलिक? हाँ देखो बेटा, जो नॉन मेटेलिक होते हैं वो नेगेटिव जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन नॉन मेटेलिक है तो एनायन बनाता है, और जो मेटल होते हैं वो केटायन बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा Na पॉजिटिव बनाता है। तो जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ जाता है, जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ जाता है, देन जो ज्यादा नॉन मेटेलिक है उसको माइनस देना है, और जो मेटेलिक है उसको +1 देना है। तो पीरियोडिक टेबल में देखो हाइड्रोजन का पोजीशन तो वैसे ही अनक्लियर है, हाइड्रोजन इधर है और फास्फोरस इधर है, इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो देखो हाइड्रोजन और फास्फोरस में क्या दोगे फिर आप, फास्फोरस को क्या दोगे, -1 नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आ गया, और हाइड्रोजन को क्या दोगे, +1। तो फास्फोरस और H में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा, बट हाइड्रोजन को +1 देंगे और फास्फोरस को -1 देंगे। सिमिलरली यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ NCl3। यू नो नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे फंसने वाले क्वेश्चन ही देगा वो आपको। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बट नाइट्रोजन छोटा है और क्लोरीन बड़ा है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेटिवली हम थोड़ा सा ज्यादा लेकर के नाइट्रोजन को -1 देंगे, क्लोरीन को +1 देंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों आ जाएं तो नाइट्रोजन को -1 देना है पर बॉन्ड, एंड क्लोरीन को +1 देना है नाइट्रोजन वाले केसेस में। इसका एग्जांपल जो आपका प्रूफ यहां मिलेगा बेटा, देखो सपोज आपसे ये बोल दिया जाए कि NCl3 का हाइड्रोलिसिस करना है आपने, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा,
NCl3 का हाइड्रोलिसिस। तो अब क्या है, जब आपको प्लस माइनस पता होगा तभी तो शॉर्ट आउट कर पाओगे आप, क्योंकि हर किसी का बेस है क्वेश्चन सोल्व करने के। मतलब इवन देखो, आप इनऑर्गेनिक या फिजिकल कर रहे हो, फिजिकल तो नो डाउट कैलकुलेशन है ही, लेकिन इनऑर्गेनिक में भी कॉन्सेप्ट लगते हैं। कैसे? जैसे मान लो मुझे NCl3 में करना है, जब मुझे क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन और क्लोरीन में नाइट दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, पर ज्यादा नॉन मेटेलिक नाइट्रोजन को लूंगा मैं, क्योंकि साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंपेरेटिवली ये ज्यादा मानूंगा, तो इसका -1 जाएगा और इनके +1। अब इनके +1 है तो हाइड्रोलिसिस करना है सपोज आपको, तो प्रोडक्ट बनाना है, हाइड्रोलिसिस करके देखो आपको, तो प्रोडक्ट बनाना है तो हाइड्रोजन का +1, OH का -1, तो नाइट्रोजन किसके साथ जाएगा? देखो ये नाइट्रोजन -1 है तो प्लस वालों के साथ ही तो जाएगा, इट मीन अमोनिया बन जाएगी NH3। तो आपको रटने का रिक्वायरमेंट नहीं था, देखो कॉन्सेप्ट हो गया, अमोनिया बन गई और इधर हाइपोक्लोरस एसिड बन गया HOCl, जिसमें OH नेगेटिव होगा, Cl पॉजिटिव होगा, बिकॉज पॉजिटिव से आ रहा है। बट यही केस अगर आप PCl3 के साथ लेते, PCl3, अब आप बेटा हाइड्रोलिसिस करते, अब देखो फास्फोरस और क्लोरीन में तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बिकॉज क्लोरीन की 3 होती है, फास्फोरस की अभी हमने देखा, मैंने याद करवाया हिंदुस्तान पेट्रोलियम से 2.1, तो इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, तो अब ये माइनस हो गया क्लोरीन। देखो यहां पर यही क्लोरीन प्लस था नाइट्रोजन के साथ, लेकिन फास्फोरस के साथ माइनस हो गया तो ये प्लस हो गया। अब मुझे प्रोडक्ट बनाना है, देन हाउ कैन वी सोल्व इट? Cl नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव इसके साथ जाएगा, तो प्रोडक्ट चेंज हो गए। देखो अब ये HCl बन गया, और HCl के साथ आप देखेंगे जो आपका P है, POH थ्राइस बन गया, तो POH थ्राइस बन जाएगा। तो आपको जो एक तो प्रॉब्लम मैंने क्या बताया, रेडॉक्स में किससे आएगा? स्ट्रक्चर से आएगा। आप जितनी NCERT में जो आपका रेडॉक्स चैप्टर है उसमें जितनी स्ट्रक्चर दे रखी है वो सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, क्वेश्चन सीधा उठता है उनसे, बट आप उसको सोल्व करना सीख लें कि स्ट्रक्चर से हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो कोई भी हमारा प्रॉब्लम आता है तो हम स्ट्रक्चर से निकाल सकते हैं। दूसरा मैंने क्या बेटा बताया है कि आपको रिडॉक्स में, देखो मैं हिंट दे रहा हूं कि क्वेश्चन कहां से आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है और कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो पहला मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन आ सकते हैं, और किस टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट से आएंगे ये मैंने डिस्कस किया। दूसरा टाइप जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन की यहां पर, वो है बेटा बैलेंसिंग की। वो पूछेगा कि इक्वेशन बैलेंस कैसे हुआ है, इसके कोफिशिएंट बताओ। अब क्या है कि अगर हम पूरे मेथड से करने लग गए, भाई आयन एक्सचेंज मेथड करते हो आप, ऑक्सीडेशन नंबर करते हो, तो उसमें तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, स्पेस भी लगेगा, आपका टाइम भी लगेगा। देन इट मींस हमें कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा कि जिससे हम बैलेंसिंग जल्दी वहां आंसर दे सकें बैलेंसिंग का। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं शेयर कर रहा हूं बैलेंसिंग वाला, सपोज बेटा हम बैलेंसिंग देना चाहते हैं। बैलेंसिंग के लिए आप क्या करो, जो भी रिएक्शन लिखी हुई है उनके जो एन फैक्टर है, एन फैक्टर का रिवर्स बना दो। जो रिवर्स होगा एन फैक्टर का वो कोफिशिएंट होंगे, और एन फैक्टर हम पढ़ते ही है, एन फैक्टर हम निकालना जानते हैं। सपोज मैंने आपको एक एग्जाम में प्रॉब्लम दिया, अब प्रॉब्लम की थीम समझना, हल्के प्रॉब्लम भी आते हैं, उसी में से थोड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी बनते हैं। सपोज मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया, मैंने बोला कि फेरस Fe+2 आयन रिएक्ट विद द MnO4 पर मैग्नेट आयन इन एसिडिक मीडियम and to form Fe+3 आयन एंड Mn2 पॉजिटिव आयन। ये मैंने रिएक्शन दे दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया हमारा, और इसको एसिडिक मीडियम लिख के उसने छोड़ दिया। अब बेटा ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो वी आर लक्की। हमें क्या करना है, सीधे एन फैक्टर निकालने। हमें देखो एन फैक्टर कैसे निकालने, देखो Fe+2, फेरस का चार्ज कितना है +2, इधर फेरस का चार्ज है +3, कितने का डिफरेंस आ रहा है, एन फैक्टर निकाल लो, 1 चार्ज का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब फेरस का एन फैक्टर 1, और फेरस 1 है तो 1 × 1 1 ही रहेगा। MnO4 में देखो निकालना है, तो MnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और यहां मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो डिफरेंस कितने का आया आपका, देखोगे ये +7 है बेटा, ये +2 है, तो डिफरेंस तो 5 का आ गया, और एक ही मैग्नीज है तो इसका मतलब एन फैक्टर 5 आ गया। जो आपके एन फैक्टर आए हैं, मैंने क्या बोला आपको, जो एन, और ये याद होते हैं, ये तो मैंने करके दिखाया आपको, ये याद होना चाहिए। हमें कंपटीशन के लिए जा रहे हैं तो इतना प्रिपरेशन होना चाहिए हमारा कि फेरस का एन फैक्टर 1 होता है और KMnO4 का एसिडिक मीडियम में 5 होता है, याद भी होगा आप लोगों को, सर ने करवाया होगा आपको। तो ये एन फैक्टर का रिवर्स कर दो, कोफिशिएंट बन जाएंगे आपके। जैसे ये वाला यहां भेज दो और ये वाला यहां भेज दो,
तो डायरेक्ट देखो आपका बैलेंसिंग होगी, क्या बैलेंसिंग होगी, Fe 5Fe+2 1 MnO4 नेगेटिव। इस साइड बैलेंसिंग कर दो, इस साइड आप हिट एंड ट्रायल से कर लेना, अपने आप हो जाएगा। देखो इधर 5 आया तो यहां भी 5 लग गया, इधर 1 आया तो यहां 1 लग गया। इनकी बैलेंसिंग कर दी। आगे ऑक्सीजन का करना है तो उतने ही वाटर मोलिक्यूल अटैच कर दो आगे, बाकी XYZ हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा। बट अगर ये तो हुआ बेटा बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम कि सीधा सीधा दिख रहा था हमें कि एन फैक्टर था, उसका रिवर्स करना था। अब सपोज एग्जामिनर के माइंड पे डिपेंड करता है, बिकॉज अब आपका कंबाइंड पेपर आएगा, तो सपोज प्रॉब्लम का थोड़ा लेवल उसने इंक्रीज कर दिया और हमसे पूरी इक्वेशन ही पूछ ली ऐसे, फेरस सल्फेट, सपोज हमें दिया फेरस सल्फेट KMnO4 के साथ रिएक्शन कर दिया, KMnO4 और बेटा H2SO4 मीडियम भी दे दिया उसने। उसने उसी क्वेश्चन को डिफिकल्ट लेवल में दे दिया। इधर बना दिया फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का थ्राइस, प्लस इधर हमें दे दिया Mn मैग्नीज का सल्फेट प्लस K2SO4 प्लस H2। सपोज एग्जाम में ये प्रॉब्लम दे दिया और कह दिया ये X वैल्यू है, ये Y है और ये Z है, और इनकी वैल्यू पूछ ली। बेटा ऐसे प्रॉब्लम भी तो आए हुए हैं, ऐसा प्रॉब्लम पूछ लिया हमसे, X Y Z और पूरी इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब अगर हम पूरे मेथड से करने बैठ गए तो फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले हम ऑक्सीडेशन करें, फिर रिडक्शन करें, फिर तो हम क्या यूज करें। देखो मैंने अभी आपको एक पॉइंट दिया है। मैंने क्या पॉइंट दिया कि अगर आपको एन फैक्टर आता है तो उसका रिवर्स कर दो, उसके बाद की चीजें बाद में हम हिट एंड ट्रायल से सोल्व कर लेंगे। तो देखो फेरस सल्फेट का एन फैक्टर हमें पता है, अभी जैसे हमने पढ़ा फेरस का हमें पता है कि फेरस का एन फैक्टर 1, क्लियर। KMnO4 का, मैग्नीज का एन फैक्टर बेटा हमें पता है, KMnO4 में मैग्नीज के लिए हमने KMnO4 के लिए निकाला एन फैक्टर 5 है। हमें यह भी आइडिया है कि अगर हम एन फैक्टर को रिवर्स कर दें, एन फैक्टर को उल्टा कर दें तो कोफिशिएंट बन जाएंगे। तो इसका कोफिशिएंट ये कर देते हैं एक बार, इसका कोफिशिएंट ये कर देते हैं। पहले इसी को बैलेंस करो, बाकी कुछ मत करो, राइट साइड मत लिखो, लेफ्ट साइड में इन दोनों के कोफिशिएंट लिख दो आप। तो क्या लिखोगे आप, 5 FeS4 प्लस 1 KMnO4। बाकी चीजें बैलेंस मत करो, जैसा है वैसे लिख दो। H2SO4 इधर आ जाएगा आपका Fe2SO4 का होल थ्राइस, MnSO4 K2SO4। अब क्या है, जब आपका एग्जाम होगा तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। अब जिसको फेरस को बैलेंस किया उसको बैलेंस करो। इधर 5 Fe है, इधर देखो कितना है, Fe2 है। तो Fe2 है तो मुझे आधा करना पड़ेगा, 5/2 लिखना पड़ेगा मुझे यहां पर। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 5 Fe हो जाएगा, Fe बैलेंस हो गया, 5/2 लिख दिया। यहां देखो Mn1 है तो यहां भी Mn1 लिख दिया मैंने। अब यहां पर क्या है, ये बाई 2 आ रहा है, इस फ्रैक्शन को रिमूव कर दो, मतलब 2 से हम मल्टीप्लाई करके रिमूव कर देते हैं इसको, जिससे फ्रैक्शन नहीं रहे मोलिक्यूल में, फ्रैक्शन रिमूव कर देते हैं हम। तो बेटा देखो फ्रैक्शन रिमूव करोगे तो देखो कितना आ गया, 5 to 10 फेरस सल्फेट, 2 KMnO4। इसको अभी कुछ मत लिखो आप, इधर देखो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कैंसिल हो गया, तो 5 Fe2SO4 थ्राइस, 2 MnSO4, बाकी जैसे लिखने थे वैसे लिखो आप, K2SO4 और H2। अब सब कुछ बैलेंस हो चुका है, सिर्फ आप क्या हिट एंड ट्रायल्स हो, बाकी जो चीजें बची हैं उसको बैलेंस कर दो। क्या बचा हुआ है देखो, इधर देखो सल्फेट आयन कितने, 5 3 15, 15 ये आपके सल्फेट आयन, 2 ये रे सल्फेट आयन, 15 और 2 17 और 1 ये रहा 18। इधर में देखता हूं तो सल्फेट 10 तो आगे, तो 8 यही तो है, ये सल्फेट 8 लगा दिया मैंने। अब हो गया, क्वेश्चन तो हमारा हो गया है, बट अपनी अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए करना है तो हाइड्रोजन भी बैलेंस कर देते हैं 8H2, तो 8H2 भी आ गई, सब कुछ बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया। तो मैंने क्या किया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हमने सिर्फ इस 2 या 3 स्टेप में कैसे किया, देखो हमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे देती। अब हमने क्या किया, सिर्फ फेरस सल्फेट और KMnO4 के हमें एन फैक्टर पता थे, पहले इस साइड में लेफ्ट साइड में हमने एन फैक्टर लिख दिए
और फिर राइट साइड में फेरस और जिनके एन फैक्टर लिखे हैं उसी को बैलेंस किया। उस बैलेंसिंग में मुझे कुछ फ्रैक्शन दिखाई दिया, उसको मैंने रिमूव कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करके, तो मेरी इक्वेशन बैलेंस होगी। मुझे पता लग गया कि x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 2 है, z का वैल्यू 8 है। तो आप जो रिडोक्स वाला चैप्टर है उसमें ये 2 या 3 टाइप के प्रॉब्लम ही तो आते हैं। एक प्रॉब्लम आता है आपका इक्विवेलेंट का, रिडोक्स में 3 टाइप की, मोल कंसेप्ट में 2 टाइप के, मोल से सॉल्यूशन या इक्विवेलेंट से सॉल्यूशन, लेकिन यहां पर आपके 3 टाइप के। बाकी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन तो अलग बात है, वो तो कितने भी कर सकते हैं हम। तीसरा मैंने क्या बताया कि एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट किसी का भी निकालना हो, वो वाले प्रॉब्लम आते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट कंसेप्ट, इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट कंसेप्ट में कैसे करोगे आप? जैसे इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो जो फार्मूला वेट है बेटा अपॉन एन फैक्टर। हाँ, कुछ बच्चों को मैं यहाँ थोड़ा यहाँ सिखा दूं कि एन फैक्टर में कुछ थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है तो रिमूव कर देते हैं। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? सपोज मेरे पास कोई भी रिएक्शन है बेटा, N2 अमोनिया बनाने की रिएक्शन है, N2 3H2 2NH3 अमोनिया बनाने की रिएक्शन, और मुझे एन फैक्टर निकालना है। अब एन फैक्टर सपोज नाइट्रोजन का निकालना है मुझे, वी वांट टू कैलकुलेट द एन फैक्टर ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है वो चेक करो, इस नाइट्रोजन में जा रहा है। यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा? N2 है, 0 होगा एलिमेंटल फॉर्म है। यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, +3 है तो -3 हो जाएगा। यहां पर हाइड्रोजन +3, नाइट्रोजन का -3। अब मुझे जिसका चेक करना है उसकी कैलकुलेशन करनी है। देखो नाइट्रोजन का एन फैक्टर यहां 0 था, यहां -3 है, कितने का डिफरेंस आया? 3 का। तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ, लेकिन ये पर नाइट्रोजन हुआ, और इस स्पीसीज में 2 नाइट्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई और कर दूंगा। इट मींस एन फैक्टर ऑफ नाइट्रोजन इन दिस रिएक्शन इज 6। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन इन दिस रिएक्शन, जो उसका फार्मूला वेट आया है N2 का फार्मूला वेट 28 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर 6, ये आंसर देना बेटा। बट इसी केस में अगर मैं जाता हूं इसकी तरफ, अमोनिया की तरफ, तो अमोनिया में देखो मुझे सपोज अमोनिया का बोल दिया कि इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो इसका एन फैक्टर चाहिए होगा। तो कैसे करोगे आप? अब ऐसे सोचोगे आप, अमोनिया का नाइट्रोजन चेंज हो रहा है नाइट्रोजन में, अमोनिया का नाइट्रोजन नाइट्रोजन में चेंज हो रहा है, तो एन फैक्टर देखो यहां नाइट्रोजन -3 और यहां 0, तो डिफरेंस कितना आया अमोनिया के लिए? 3 का डिफरेंस। बट नाइट्रोजन तो एक ही है ना अमोनिया में, ये कोफिशिएंट नहीं लेना, स्पीसीज लेनी है। स्पीसीज हमारी अमोनिया है, और अमोनिया में एक ही नाइट्रोजन है तो 3 × 1। यहां स्पीसीज थी N2, नाइट्रोजन स्पीसीज था, इसलिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा। यहां एक ही नाइट्रोजन है तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा एन फैक्टर। इट मींस इस केस में अमोनिया का एन फैक्टर 3 है और नाइट्रोजन का एन फैक्टर 6 है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया निकालना है तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा फार्मूला वेट को, 17/3 लिखूंगा यहां पर। तो पर स्पीसीज कितना चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, उस हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ता है एन फैक्टर। सपोज एन फैक्टर का मैं 1-2 एग्जांपल और शेयर करता हूं आपसे। सपोज बेटा मैंने ये लिख दिया एक रिएक्शन क्लोरीन, और ये चेंज हो रही है Cl नेगेटिव में। अब मुझे इसका एन फैक्टर निकालना है, वो क्या होगा, और इसका निकालना है वो क्या होगा। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको इसका निकालना है, तो ये चेंज देखो ऐसे, यहां क्लोरीन का चार्ज 0, यहां क्लोरीन का चार्ज -1, इसके लिए मुझे निकालना है एन फैक्टर। तो मैं बोलूंगा देखो इधर 0 है इधर 1 है, तो डिफरेंस आ गया 1 का, और इसमें क्लोरीन पर स्पीसीज Cl2 है तो 2 क्लोरीन है तो एन फैक्टर लूंगा बेटा 2। यहां क्लोरीन का एन फैक्टर 2 आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसका निकालना है तो ऐसे चेक करूंगा, फिर मैं इसका निकालना है इनफैक्टर क्लोरीन का, तो देखो क्लोरीन का -1 से 0 डिफरेंस आया 1 का, लेकिन क्लोरीन तो एक ही है ना बेटा, यहाँ तो दो नहीं है स्पीसीज में, तो इसका इनफैक्टर 1 लूंगा मैं। इसका इनफैक्टर 1, इसका 2, जिसका देखना चाहते हो उसी को आप कंसिडर करोगे। कई बार क्या होता है कि एक ही स्पीसीज में दो दो एटम का प्रोसेस हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है, तो टोटल सम कर लिया करो इक्विवेलेंट एन फैक्टर निकालने के लिए। सपोज काफी फेमस और काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फेरस ऑक्सलेट FeC2O4। अब ये क्या है, ये जो चेंज होता है फेरस फेरिक में चेंज होता है, और C2O4 जो ऑक्सलेट आयन है आपका वो CO2 में चेंज होता है। अब इस केस में मुझे मान लो एन फैक्टर निकालना है पूरे फेरस ऑक्सलेट का।
या मैं कह दूं कि सिर्फ फेरस का निकालो, या कह दूं कि कार्बन या ऑक्सलेट का निकालो। तो हर किसी का मेथड एक कैलकुलेशन होगा। कैसे कैलकुलेशन होगा बेटा? जैसे ये देखो, यहां पर फेरस निकालना है तो फेरस, फेरस मतलब Fe का चार्ज +2, यहां पर Fe का चार्ज +3, तो फेरस के लिए एन फैक्टर निकालूंगा, चार्ज बढ़ रहा है देखो, +2 से +3 हो रहा है, इट मीन ये ऑक्सीडेशन है। अब ऑक्सीडेशन है, +2 से +3 है, तो एन फैक्टर निकालोगे तो कितने का डिफरेंस आया बेटा? +2 से +3, 1 का डिफरेंस। और इस स्पीसीज में आयरन एक ही है, इट मीन एक है, तो इसका मतलब 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो फेरस का एन फैक्टर कितना हो गया? 1। अब निकालो कार्बन का। कार्बन के लिए पहले मुझे चार्ज चेक करना पड़ेगा कार्बन का। सपोज फेरस का निकाल लिया +2, एक कार्बन का x है तो 2 का 2x, और एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 है तो 4 का हो गया -8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकाल लो, देखो आ गया +3। इट मींस यहां पर कार्बन का चार्ज आ रहा है +3 और CO2 में आएगा +4। देन कार्बन के बारे में चेक करो आप, कार्बन +3 से +4, तो एन फैक्टर देखो फिर ऑक्सीडेशन हो गया, बिकॉज चार्ज बढ़ रहा है बेटा, चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, वहां भी ऑक्सीडेशन हुआ था आयरन का, कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एन फैक्टर देखो कितना आ रहा है मेरे पास, एन फैक्टर आ रहा है +3 से +4, तो चेंज कितने का हुआ? 1 का। लेकिन ऑक्सलेट में कार्बन तो 2 है, तो 1 × 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया मेरे पास? 2। अब एग्जामिनर क्या कहेगा आपको? वो तो डायरेक्ट बोलेगा आपसे कि टोटल फेरस ऑक्सलेट का बताओ आप, आपको टोटल फेरस ऑक्सलेट का बताना है। तो टोटल फेरस ऑक्सलेट का एन फैक्टर निकालूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर मुझे टोटल फेरस ऑक्सलेट का निकालना है तो फेरस और कार्बन दोनों के लिए निकालना पड़ेगा, तो N1 + N2 हो जाएगा। N1 पहले का हमने निकाला था 1 और दूसरे का 2, तो 3 हो गया। तो अगर एग्जाम में फेरस ऑक्सलेट प्रॉब्लम आता है तो एन फैक्टर 3 यूज करना है आपने। और जिस बच्चे को याद हो गया, जिसने प्रैक्टिस कर ली, 10 क्वेश्चन बना लिए, उसके लिए तो ये निकालना भी नहीं है, उसने तो फेरस ऑक्सलेट डायरेक्ट एन फैक्टर 3 यूज करना है। कैसे? जैसे ऐसे प्रॉब्लम दिया मैंने आपको, बेटा जब भी कैलकुलेशन के अगर बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर दें हम, तो बहुत इजी हो जाता है प्रॉब्लम। जैसे देखो ये प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं आपको, अब आप निकाल के देख लेना, पिछले क्वेश्चन से ऐसे ही प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आते हैं। मैं ऐसे लिख रहा हूं, हाउ मेनी मोल ऑफ ferrous oxalate, how many mole of ferrous oxalate are required for KMnO4, for आपका KMnO4 in acidic medium। फॉर ऑक्सीडेशन, प्रोसेस भी लिख देते हैं, फॉर ऑक्सीडेशन। तो कैसे करोगे बेटा? अब कितना ही बड़ा न्यूमेरिकल आ गया, कितना बड़ा प्रॉब्लम आ गया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको कुछ जाने की और जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि रिएक्शन आपको किसका करवाना है? फेरस ऑक्सलेट का। किसके साथ करवाना है? KMnO4 का। आप इनके इक्विवेलेंट इक्वेट कर दो, आप इसका इक्विवेलेंट जो है वो इक्वेट कर दो, सिंपल। 2 स्टेप में आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप? इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सलेट, फर्स्ट ले लिया, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। आपको क्या दे रखा है बेटा? फेरस ऑक्सलेट के मोल पूछ रहा है, तो मोल निकालने पहले वाले के, तो इक्विवेलेंट क्या फार्मूला होता है? मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर। और फेरस ऑक्सलेट का एन फैक्टर डायरेक्ट याद है आपको 3। KMnO4 आर रिक्वायर्ड फॉर, इसमें मोल दे दो, हाउ मेनी मोल ऑफ फॉर एक्सोलेट आर रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल कर दो, जितना भी एग्जामिनर देगा आपको, फॉर 1 मोल इन एसिडिक मीडियम। तो KMnO4 का मोल आ गया 1। KMnO4 का आपका एन फैक्टर होता है 5, अभी किया आपने,
तो इसके सपोज x इज इक्वल टू 5/3, ये आंसर आ गया। 5/3 मोल आ गए फेरस ऑक्सीलेट। देन आप किसी का भी, अगर हमें सिर्फ एन फैक्टर थोड़ा सा क्लियर हो जाए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, और इंपॉर्टेंट कितने हैं, 5-7 ही तो हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं को आप बार बार करते रहो। और सबसे टिपिकल जो एन फैक्टर वाला केस आता है बेटा, वो आता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वाला। वो भी मैं क्लियर कर देता हूं एक बार। कुछ बच्चों को जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग डिसप्रोपोर्शनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो पहले तो ये समझ लो कि ये दो टाइप की रिएक्शन होती हैं। एक होता है डिसप्रोपोर्शनेशन और एक होता है कम प्रोपोर्शनेशन। कम प्रोपोर्शनेशन ये इसका रिवर्स है, इसका ये रिवर्स है, इसका ये रिवर्स है। डिसप्रोपोर्शनेशन का अगर रिवर्स रिडॉक्स कर दोगे तो कम प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। डिसप्रोपोर्शनेशन में होता क्या है, इसमें सपोज डिसप्रोपोर्शनेशन में ये होता है कि एक आपका कोई एलिमेंट होता है, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन हो रहा है। सपोज N2 को चेंज कर दूं मैं, अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते भी हो ये रिएक्शन। अगर नाइट्रोजन चेंज हो गया तो यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो बेटा 0, यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3, और यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, ये NO2 ले लेते हैं तो +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो गया नाइट्रोजन का, इंक्रीज भी हो गया। तो सेम स्पीसीज का डिक्रीज और ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, सेम स्पीसीज का होता है, तो उसको डिसप्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। और इसका अगर उल्टा कर दें, उल्टा मतलब क्या बेटा, कि दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर वाली स्पीसीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होकर सेम ऑक्सीडेशन में पहुंच जाए, मतलब ये एक साथ लिख देता हूं, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2, ये कन्वर्ट हो जाए N2 में, तो ये क्या हुआ देखो। इसमें आप इसको ब्रेक करके देखो, आपके लिए सबसे बेस्ट है जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो ब्रेक कर लिया करो, आयन बन रहे हो तो। NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, NO2 नेगेटिव बन जाएगा। यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, NH4 पॉजिटिव, कैसे निकालोगे, NH4 पॉजिटिव। सपोज नाइट्रोजन का X, हाइड्रोजन का +1 होता है 4 इज इक्वल टू, ऊपर चार्ज है +1 तो X इज इक्वल टू -3 आ गया, तो यहां नाइट्रोजन का -3, ऐसे यहां निकालोगे तो +3। तो दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर से 0 ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहा है, यानी कि इसका उल्टा करूंगा तो डिसप्रोपोर्शनेशन, ये डिसप्रोपोर्शनेशन है। डिसप्रोपोर्शनेशन का उल्टा करूंगा तो कम प्रोपोर्शनेशन। जब भी ऐसी रिएक्शन आती है बेटा, तो एन फैक्टर थोड़ा निकालना होता है, तो थोड़ा ये कैलकुलेशन कर लेना। मैं डायरेक्ट इसमें फार्मूले से बता देता हूं आपको। N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, N1 इंटू N2, N1 प्लस N2। आपका काम चल जाएगा, मेडिकल वालों का काम इससे चल जाएगा कि इस सर भग गए। यार ये सर ने लास्ट में क्या बोला, कोई बता दो। मैं जा रहा हूँ, सर ने ये बोला था। अरे भाई, मतलब वो जो डिस्प्रोपोर्शन की बात बताया था वो।
हाँ हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है? सुन रहे हो आप मुझे? यस सर। हाँ, तो यहाँ से देखो ये N2, यस ये सर। हाँ लाइट चली गई थी बीच में, ये बीच में कुछ कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ था। ये सुन लिया था आपने, डिस्प्रोपोर्शनेशन कम प्रोपोर्शनेशन? यस सर। सर हाँ एक बार और ये वाला। हाँ, मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा। देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या है कि सेम ऑक्सीडेशन हेलो स्टेट। हाँ हेलो। सर, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बीच में एक बार बोल सकता हूँ? हाँ हाँ, बोलो बोलो। कोई भी पर्सनल चैट नहीं करेगा कोई भी, अदरवाइज अब किसी के मैसेज देखा मैं डायरेक्टली रिमूव मार दूंगा उसको। नहीं तो हर साथ नोट करो ना, ऐसे स्टूडेंट है उनके पेरेंट्स से बात करो नहीं, मैं बाद में। सर कर रखा हूँ, डायरेक्टली 2-3 स्टूडेंट्स को मैं रिमूव कर चुका हूँ। नहीं, रिमूव करने के साथ साथ पेरेंट्स से बात मैं करो नोट ना। कर लिया है सर, नोट कर हाँ लिया है मैंने। ठीक है। ओके सर, ओके थैंक यू। ओके। यस बेटा, देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है कि इस टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो रहा हो, डिक्रीज भी हो रहा हो, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, लेकिन सेम एलिमेंट का। जैसे यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 एंड हेयर ऑक्सीडेशन नंबर +3। इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेम एलिमेंट मीन नाइट्रोजन इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और इसका बिल्कुल उल्टा कर दें, सेम एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रही हूं, बिल्कुल इस रिएक्शन का उल्टा। जैसे इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिख देता हूं, NH4 पॉजिटिव एंड NO2 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव एंड NO2 नेगेटिव से N2 बना दिया। तो इसका बिल्कुल उल्टा है, देखो बेटा, इसमें NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन का -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, NO2 में +3 और उससे 0 जा रहे हैं। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का जो रिवर्स होता है उसको कम प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। और ऐसे केसेस में शॉर्टकट, भाई मेडिकल में इतना काम चल जाएगा, मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको कि एन फैक्टर निकालना हो तो N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 यूज कर सकते हो आप। कैसे? सपोज एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत बार डिस्कस होता है एग्जाम में। जैसे क्लोरीन है बेटा, पढ़ा होगा आपने। क्लोरीन का NaOH के साथ रिएक्शन करना है हमें, क्लोरीन का NaOH के साथ, और उसने कंडीशन दे दिया कि कंसंट्रेट एंड हॉट NaOH चाहिए। तो क्या बनेगा आपका? इवन ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, इतना सही क्या बनेगा? तो क्लोरीन जो है डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, एक बनाता है NaCl और एक बनाता है बेटा NaClO3। NaCl, तो देखो यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का, यहाँ -1 और यहाँ +5। तो इट मीन्स क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन भी हो रहा है, इट मीन्स ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो ऐसे केसेस में एन फैक्टर निकालना हो तो कैसे करोगे? पहले एक को सोल्व करो आप। देखो Cl2, क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है Cl1 में, एन फैक्टर निकालो, यहाँ पर 0 -1, डिफरेंस कितने का आया? 1 का। और यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो 2 कर दिया। और इधर से भी निकालो, यहाँ पर देखो 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ +5, तो डिफरेंस कितने का आया बेटा? 5 का। और कितने क्लोरीन है? 2, तो 10 हो गया। अब डायरेक्ट इस क्लोरीन का इनफेक्टर निकालते हैं हम, तो ऊपर वाला फार्मूला यूज कर देंगे, बिकॉज ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। N1 इंटू N2, तो कोई भी N1 ले लो, N1 2 और ये 10, 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 + 10, N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 + N2। तो ये कितना हो गया बेटा आपका? 20। और ये कितना हो गया? 12। तो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, मतलब 5/3। तो इक्विवेलेंट वेट इस रिएक्शन में अगर आपका क्लोरीन का निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन का है तो फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर। और फार्मूला वेट कितना आ गया आपके पास? 71 क्लोरीन का, और एन फैक्टर 5/3। ये क्या आया था आपका, जो भी रिएक्शन आया? हाँ, 5/3। तो सॉर्ट आउट कर लेंगे हम। तो रिडॉक्स में आपका देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम हाइट यहां तक ले जा सकता है एग्जामिनर आपकी, कि जो इस टाइप के प्रॉब्लम कर रहे हैं। वैसे तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है, पहला तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही प्रॉब्लम आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है कोफिशिएंट निकालने वाला प्रॉब्लम आता है, कोफिशिएंट वाला आता है, और तीसरा प्रॉब्लम आता है वो आपका जो आता है ये इस टाइप से एन फैक्टर निकालने के लिए प्रॉब्लम आता है। तो इस पर मैं आपको डीपीपी दूंगा, लेकिन अभी मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं आपसे, क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं आप और हम मिल करके उसको कुछ करते हैं, डिस्कस करते हैं, पहले देखते हैं कितना क्लियरिटी है।
ये बेटा कुछ क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूं जिनमें मैं आपको बोलता जाऊं वन बाय वन वो क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने हैं आपने। मैं स्टेप वाइज क्वेश्चन दूंगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन आपने सोल्व करके ये वाला बताना है मुझे। आप ये वाला क्वेश्चन करना है आपने। 1 mole of acidified K2Cr2O7 on reaction with excess Ki with liberate how many mole of I2? बेटा रिस्पॉन्स करेंगे आप, मुझे उससे आइडिया लगेगा। गलत हो सही हो नो On प्रॉब्लम। reaction with 1 mole, one mole of acidified K2Cr2O7 on reaction with excess of Ki with liberate how many mole of I2? That is the very simple question. Only I want to testing a basic for such type of problem. देखो लेवल वाइज मैं आपसे प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा अभी। कुछ प्रॉब्लम तो इस लेवल तक प्रॉब्लम जा सकती है। सबसे सिंपल लेवल ये है जो अभी हम कर रहे हैं। बेटा रिस्पॉन्स करेंगे आंसर। डोंट माइंड एंड डोंट वरी अबाउट द रॉन्ग और राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं सर है क्योंकि 3। 3। क्या नाम है बेटा आपका? नाम बताएंगे बेटा आप मुझे? नाम गोपाल। गोपाल। ठीक है। 1 mole ऑफ एसिडिफाइड, एक बच्चे का आंसर बेटा आया है 3। और किसी का कोई आंसर या यही आंसर आ रहा है बाकी का भी? कोई और रिस्पॉन्स करो। चलो सच 6 आ रहा है गोपाल का। कोई बात नहीं, अपना बता दो बेटा। गोपाल भी बता ही देगा कभी ना कभी। गोपाल नहीं तो बांसुरी तो बजाएगा ही बाद में, गलत बताएगा तो। चलो बेटा अभी कुछ बच्चे जो है कुछ रिस्पॉन्स कर रहे थे, उनका नहीं आया किसी का आंसर। एनीवे देखो मैंने जैसे आपको बोला कि बड़े सिंपल लेवल का ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि 1 mole ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2 ऑन रिएक्शन विद एक्सेस Ki। तो आपका रिएक्शन ये है बेटा, K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वॉइस बंद करो भाई सभी, बाकी मैं समझा रहा हूं। अब K2Cr2O7 Ki के साथ रिएक्ट करेगा तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा +3 में, और आयोडीन जो है I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो K2Cr2O7 का आपका रिएक्शन करना है और लिबरेट मोल ऑफ I, कितने I2 के मोल लिबरेट करने, तो जो आपको दिया होता है उन्हीं को कंपेयर कर दो बेटा। तो इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा दो, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन। K2Cr2O7 है तो मोल इंटू एन फैक्टर, तो 1 mole ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका एन फैक्टर जो आ जाएगा 6 आएगा। याद रखना K2Cr2O7 का, बिकॉज यहां क्रोमियम का कितना है +3 ऑक्सीडेशन नंबर है और इधर ये +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, इधर 3 आ रहा है, तो डिफरेंस 3 का आएगा, बट क्रोमियम 2 है तो एन फैक्टर क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट का 6 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट जो इधर आयोडीन आ रहा है आपका, तो इसके मोल तो निकालने हैं आपको, और अगर I2 होगा तो एन फैक्टर 2 होगा, भी डिस्कस किया था, तो मोल इज इक्वल टू 3। तो आपका आंसर जिसका 3 आया है वो ठीक 3। आंसर है, बिल्कुल सही है, वो 3 आंसर आपका क्लियर है। ये वाला प्रॉब्लम सेकंड लेवल पे जा रहा हूं, ये प्रॉब्लम बनाएंगे अब आप। कौन सा सर? ये मैं बता रहा हूं आपको, सर दिख ये नहीं रहा। मैं बड़ा कर रहा हूं इसको।
हम्म, ये प्रॉब्लम बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ सर्टेन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये जो ऊपर ऊपर प्रॉब्लम दे रखा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ सर्टेन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2 गैस एट STP. The mass of KH required to completely neutralize the gases. ये आपकी प्रॉब्लम आई हुई प्रॉब्लम है पिछले किसी एग्जाम में की भी होगी, आपने काफी टेस्ट दिए होंगे तो कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा इस प्रॉब्लम को। द डिकम्पोजिशन ऑफ सर्टेन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2 गैस एट STP. The mass of KH required to completely neutralize the gas. सर 28 ग्राम आ रहा है इसमें तो। सही आ रहा है बेटा आपका, क्योंकि इसमें आंसर जो है ना सही नहीं है, बिल्कुल ठीक आ रहा है आपका। 28 ग्राम ही आएगा इसका आंसर। बिकॉज क्या रिएक्शन हो रहा है देखो, इसमें कॉन्सेप्ट था एक, एक्चुअली जिस साल आया था ये एम्स में पूछा था, कैल्शियम कार्बोनेट था। तो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन KOH से कराओगे आप, तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करो। देखो आप कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा आपका और प्लस KOH होगा। और यू वांट टू रिएक्ट विद द KOH एंड KOH इज द बेस। ये तो बेस है और CaO भी बेस है। बेस से तो रिएक्ट करेगा नहीं, वो तो एसिड से रिएक्ट करेगा। इसका मतलब इसकी और इसकी रिएक्शन दोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड तो वैसा ही बना रहेगा और ये बन जाएगा KHCO3। तो ये रिएक्शन जाएगा इसका KHCO3। तो जितने मोल KOH के होंगे, वही मोल कंसेप्ट जो मैंने अभी बताया था वो यूज कर लो CO2 के साथ। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH। अब CO2 के नंबर ऑफ मोल यूज करोगे तो बेटा कोफिशिएंट दोनों का 1 है, लिख दो चाहे मत लिखो। तो 1 नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कहां से निकालोगे आप, वॉल्यूम दे रखा है 11.2 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दे रखा है 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4। और KOH जो है इसका मास निकालना है तो वेट अपॉन फार्मूला वेट 39 और 17 56। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 28 आ जाएगा। तो वेट जो आ जाएगा बेटा वो 28 ग्राम आ जाएगा इसका वेट। तो CaCO3 का KOH से रिएक्शन करेंगे 28 ग्राम। नेक्स्ट बेटा अब थोड़ा सा इसमें लेवल इंक्रीज कर रहा हूं प्रॉब्लम का। तो मैं आपको 2 या 3 प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम में थोड़ा थोड़ा हम इंक्रीज करते जाएंगे प्रॉब्लम का लेवल। तो ये प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं आपको ऊपर ऊपर वाला, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं अब हम, दिस वन। सर एक बार पढ़ दो क्वेश्चन। हाँ मैं बोल भी रहा हूं बेटा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन we start with 2 mole of N2 and 5 mole of H2 exerting a total pressure of 7 atm at a given temperature in a closed vessels. When 50% of N2 is converted into ammonia, reaction दे रखा है, calculate the partial pressure of ammonia. Calculate the partial pressure of ammonia. इसके बाद 3-4 प्रॉब्लम और करेंगे बेटा हम, तो वो प्रॉब्लम में और लेवल इंक्रीज करेंगे, काफी अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट वाले प्रॉब्लम और आएंगे। अभी आप घर जाकर के, अभी मान लो होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो 2-3 बार इनको रिपीट करना, क्वेश्चन को बार बार करके देखना।
तो नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। In the following reaction, we start with 2 mole of N2 and 5 mole of H2, exerting a total pressure of 7 atm. मतलब मोल भी दे रखे हैं और प्रेशर भी दे रखा है। When 50% nitrogen converted into ammonia, partial pressure of ammonia. दो 2 atm आ रहा है। और किसी का बेटा कोई और भी आंसर देते जाओ, रिप्लाई करो। नो नीड Yes, sir, टू वरी। 2 आ रहा है। बिल्कुल सही है बेटा, 2 atm ही आएगा, इसका सही आंसर है ये। मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें देखो काफी सिंपल प्रॉब्लम था वैसे। अगर दो तरीके हैं, एक तो पूरा कॉन्सेप्चुअल करना है तो कॉन्सेप्चुअल करो, और वैसे ट्रिक से भी सीधा हो जाएगा। देखो ये बैलेंस इक्वेशन है आपकी, N2 + 3H2 2NH3। तो इसमें इनिशियली देखो आपको कितना मोल दे रखा है, 2 मोल इसके दे रखे हैं और 5 मोल इसके दे रखे हैं। इसका मतलब स्टार्टिंग में तो अमोनिया नहीं होगा, 0 होगा। और टोटल प्रेशर कितना दे रखा है आपको, 7 atm। तो 7, 2 और 5 का सम भी तो 7 ही है, इसलिए आप ये 2 atm ले लो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल के हिसाब से ही प्रेशर डिसाइड होगा। और ये 5 atm हो गया, तो टोटल 7 atm हो गया। अब क्या करो आप, फाइनली क्या हुआ, कहता है 50% चला गया नाइट्रोजन का। तो 50% ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के टोटल 2 atm है, तो 1 atm प्रेशर चला गया। तो 1 नाइट्रोजन गया तो ये 3 जाएगा, तो ये 3 atm चला गया। और ये कितना बन जाएगा, 2 atm। बस यहीं से सॉर्ट आउट हो गया। हमें तो अमोनिया ही बताना था। तो नाइट्रोजन अब कितना रह गया, 2 में से 1 चला गया 1, 5 में से 3 2, और अमोनिया 2। हमें तो अमोनिया के बारे में बात कर रहा था वो, तो 2 ही देंगे हम, 2 atm आ जाएगा सिंपली। डाउट बेटा किसी को? चलूं आगे। सर ये टिक एक बार और बताना। हाँ ये देखो, इनिशियल आपके पास नाइट्रोजन का कितना मोल था, 2, और हाइड्रोजन का कितना मोल था, 5। और प्रेशर भी उसने बाय डिफॉल्ट कितना दिया था, 7 atm। इन दोनों का सम भी कितना है, 7। तो इसका मतलब प्रेशर कितना डिवाइड हुआ, 2 atm इसमें चला गया, 5 atm इसमें चला गया। बिकॉज n जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p होता है। तो 2 atm इसका प्रेशर आया नाइट्रोजन का, 5 atm इसका। स्टार्टिंग में अमोनिया था नहीं, तो 0 था अमोनिया। अब इसका 50% चला गया, तो 2 का 50% कितना है, 1। ये जितना जाएगा उसका 3 टाइम ये जाएगा, ये 1 जाएगा तो ये 3 बनेगा, और ये 1 जाएगा तो ये 2 बनेगा। तो इसलिए अमोनिया कितना बन जाएगा, 2 atm बन जाएगा प्रेशर उसका। अब बेटा एक प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं, काफी बढ़िया प्रॉब्लम है, और इस बार जो एनटीए है उसका प्रैक्टिस करो। एनटीए वाले क्वेश्चंस में भी आपको हो सकता है आगे फाइनल एग्जाम में कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो मैं आपको दे रहा हूं ये 5th नंबर वाला प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। 1.44 ग्राम ऑफ टाइटेनियम reacted with an excess of O2 and produce X gram of non-stoichiometric compound titanium 1.44 O1. The value of X in gram is. टाइटेनियम से आपको एक कंपाउंड बनाना है, टाइटेनियम ऑक्साइड। और हिंट दे दूं मैं आपको, जो मैंने बैलेंसिंग सिखाई थी कि भाई मोल ऐसे रख के और कोफिशिएंट को इन्वर्स करके बैलेंस कर दिया करो, उसी से शॉर्ट आउट हो जाएगा ये। सर टाइटेनियम का मॉलिक्यूलर वेट मेंशन है क्या? नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब भी ऐसा कभी एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाए आपको और नहीं गिवन हो,
तो आप क्या कर लिया करो, जितना एटॉमिक वेट होता है अप्रोक्स डबल ले लिया करो। बट मैं यहां दे देता हूं टाइटेनियम का 48 होगा। So 1.7 के अप्रोक्स। 1.7 आई थिंक ये करेक्ट आंसर आ रहा है आपका, 1.7 के अप्रोक्स। और किसी स्टूडेंट का बेटा? एक दो स्टूडेंट और भी आंसर दे रहे थे, उनका क्या है? चलो लेट्स सी, करते हैं इसको। देखो कह रहा है 1.44 ग्राम पहले आपका एलिमेंट दे रखा है टाइटेनियम, और ये जो कंपाउंड बना रहा है वो कंपाउंड बना रहा है टाइटेनियम 1.44 ओ। तो हम क्या करते हैं, टाइटेनियम को कंजर्व करके बैलेंस कर देते हैं। अगर मुझे देखो टाइटेनियम बैलेंस करना होगा ना, सबसे पहला काम तो मेरा इक्वेशन बैलेंस करने का है, तो इसका कोफिशिएंट 1 इधर लगा देता हूं और ये 1.44 इधर लगा देते हैं, तो टाइटेनियम बैलेंस हो गया बेटा। इधर भी देखो टाइटेनियम के एटम है 1.44 टाइटेनियम, और इधर भी टाइटेनियम 1.44। अब हम क्या करते हैं, मोल वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ टाइटेनियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ जो पूरा ऑक्साइड है वो टाइटेनियम का ऑक्साइड, इसका कोफिशिएंट इधर चला जाएगा 1.44 और इसका कोफिशिएंट इधर आ गया। ये कॉन्सेप्ट लगा दिया तो हमारा क्वेश्चन कैसा भी हो शॉर्ट आउट हो जाना है। 1 नंबर ऑफ मोल ऑफ टाइटेनियम, देखो टाइटेनियम का वेट दे रखा है 1.44 डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट एट टाइटेनियम का होता है 48। एंड आई रेकमेंड यू कि अगर आपको नहीं पता हो तो एटॉमिक वेट का अप्रोक्सीमेट डबल ले लिया करो, अप्रोक्स आंसर आ जाएंगे। ये आ गया 1.44 और इनटू नंबर ऑफ मोल टाइटेनियम ऑक्साइड का अगर फार्मूला बनाना है तो x ग्राम दे रखा है, x टोटल वेट करो, देखो टोटल वेट टाइटेनियम का एक का है 48 इनटू आ जाएगा 1.44 प्लस ऑक्सीजन का हमें पता है 16। अब ये शॉर्ट आउट कर लो आप, तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, देख लो कितना आ रहा है आपके पास। तो यहां से आपका ये शॉर्ट आउट, मेरे ख्याल से ये भी तो कैंसिल हो गया 1.44, ये 1.44 से कैंसिल हो गया। तो आपके पास x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, देन 48 इंटू 1.44 प्लस 16 और ये आ गया आपका 48। देखो अप्रोक्सीमेट सोल्व करता हूं मैं, तो 48 देखो 50 होता है अप्रोक्सीमेट, या 48 का 1.44 टाइम है, बिल्कुल एक्यूरेट निकालोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा, और वैसे कैलकुलेट करोगे तो 48 का लगभग 1.5 गुना ले लो आप, तो 75 या 70 के आसपास आ गया, ये 86 आ गया अप्रोक्सीमेट, और ये डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेट सपोज 50 ले लेते हैं तो कितना हो गया, ये 2 से कैंसिल कर दिया तो 6 2 12 8 2 16 17 1.72 आ गया। तो अभी किसी बच्चे का आया था 1.7। तो हमने पहले क्या किया, टाइटेनियम लिया और जो कंपाउंड था वो लिया, टाइटेनियम के एटम कंजर्व किए, बराबर किए दोनों साइड, इधर 1.44 था इधर 1.44 लगा दिया, फिर मोल कॉन्सेप्ट यूज कर लिया क्योंकि इक्वेशन बैलेंस आ गई आपके पास। तो नंबर ऑफ मोल टाइटेनियम और नंबर ऑफ मोल टाइटेनियम के ऑक्साइड, इसका कोफिशिएंट इधर लगा दिया, इसका कोफिशिएंट इधर, नंबर ऑफ मोल निकाल लिया, गिवन वेट अपॉन फार्मूला वेट 1.44 गिवन वेट अपॉन पूरे का फार्मूला वेट, पूरे का फार्मूला वेट कितना होगा, टाइटेनियम एक का 48 है इंटू 1.44 प्लस 16, एक्स का वैल्यू हमने सोल्व कर ली। एक बेटा ये बहुत ही नाइस प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इजी है, बड़ा लग रहा है लेकिन इजी प्रॉब्लम है, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओ प्रॉब्लम हो जाएगा। ये प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं आपको एट द एंड ऑफ टॉपिक, यहीं पर अपने फिर क्लोज करेंगे। ए मिक्सचर ऑफ CH4 and C2H2 occupy a certain volume at a total pressure equal to 0.63 torr, ये 0.63 torr है।
द सेम गैस मिक्सचर वाज बर्न टू CO2 एंड H2O. द CO2 alone was collected in the same volume at the same temperature. The pressure was found to, ये 63 लेना, फिर पॉइंट मत लेना, 63 लेना. ये वाला जो आपने लेना पहले वाला 63 टोर है, और बाद वाला जो लिया है 69 टोर. What was the mole fraction of CH4 in original mixture? सपोज आपके फाइनल एग्जाम में बेटा ये प्रॉब्लम आ जाए इस तरीके का, तो उस प्रॉब्लम को 2 या 3 बार पढ़ना, क्वेश्चन अपने आप समझ आने लग जाएगा कि वो पूछना क्या चाहता है आपसे. प्रॉब्लम है ए मिक्सचर ऑफ CH4 एंड C2H2, मतलब मीथेन दे रखा है, एसिटिलीन दे रखा है, सर्टेन वॉल्यूम, टोटल प्रेशर दे रखा है 63 टोर. द सेम गैस मिक्सचर वाज बर्न टू CO2 एंड H2O, इसको बर्न किया हमने. CO2 alone was collected in the same volume at the same temperature. The pressure was found to 69. इसको जो बर्न करके CO2 बनी उसका प्रेशर 69 है. What was the mole fraction of CH4 in original mixture? तो हमारा जो ओरिजिनल मिक्सचर है उसमें CH4 के मोल फ्रैक्शन कितने, परसेंटेज कितना है? और बेटा जो मैं आपसे ये प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं, ये डिफरेंट स्टूडेंट्स के मेरे पास जो प्रॉब्लम आते रहते हैं, जो बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनका प्रॉब्लम आता रहता है, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. मतलब जो घूम रहे हैं क्वेश्चन इधर उधर, आप देख भी रहे होंगे हैंड राइटिंग में क्वेश्चन आया हुआ है, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के आते रहते हैं, तो जो वो सिलेक्ट किए हैं जो मुझे लगे कि वाकई डिस्कस होने चाहिए. डिफिकल्ट नहीं है लेकिन कंसेप्चुअल है, दिखते डिफिकल्ट हैं. आया बेटा किसी का आंसर? सर 19/21. 19/21 आ रहा है. ठीक है, अभी चेक करते हैं. लेट मी चेक. एनी अदर स्टूडेंट, किसी का और? चलो देखो बता देता हूं मैं, करते हैं. एक बच्चे निकाला भी है. देखो इसमें हमारे पास सबसे 90.4 हो जाएगी. परसेंटेज परसेंटेज में पूछेगा ना, 90.4 हो जाएगी ना, परसेंटेज में पूछ रहा है. मोल फ्रैक्शन पूछा है ना उसने, मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो मतलब 19/21 आएगा. 19/21. लेट मी चेक बेटा. देखो क्या दे रखा है, ए मिक्सचर ऑफ CH4 एंड C2H2. हमारे पास मिक्सचर है, 2 गैसेज है, नहीं पता वो कितने कितने के अंदर है, लेकिन 2 गैसेज हैं, एक CH4 है और एक CH2 है. सपोज इसका प्रेशर है PA, दूसरे का प्रेशर है PB, लेकिन टोटल सम दे रखा है, दोनों का प्रेशर जो दे रखा है PA PB वो है 63 टोर. एक इक्वेशन बन गया हमारे पास. अब क्या है, कहता है कि CH4 को जब बर्न करोगे तो CO2 में जाएगा, तो कार्बन इसमें 1 है तो CO2 भी 1 बनेगा इसका. और C2H2 को बर्न करोगे आप, तो देखो इसमें 2 कार्बन है तो 2 CO2 बनेंगे. इसका मतलब इसका प्रेशर CH4 का PA था, तो CO2 के भी जितने मोल CH4 है उतने CO2 हैं, इसका प्रेशर वापस PA आ गया. लेकिन C2H2 का प्रेशर था PB और CO2 बनेंगे उसका डबल, तो इसका प्रेशर आ गया CO2 यहां से 2B. और अब टोटल प्रेशर जो बता दिया उसने PA और 2B, टोटल 9 हो गया 69 टोर. इक्वेशन नंबर सेकंड. आपके पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गया, आपको PA की वैल्यू चाहिए पहले, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले. तो बेटा 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2PA
प्लस 2Pb इज इक्वल टू, सोल्व कर लो कितना आ रहा है, 3 2 6, 6 2 12, 126। ये इक्वेशन थर्ड आ गई। इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो, तो 2Pa प्लस 2Pb इज इक्वल टू 126। माइनस क्या कर रहे हो आप इसके अंदर, तो माइनस कर रहे हो, लगा दो आप। तो माइनस करोगे तो Pa माइनस 2Pb माइनस 69, तो हमारे पास Pa आ गया। Pa कितना आ जाएगा, ये 15 में से कितना रहा, 46, 56। Pa आ गया आपका 56। आपको फ्रैक्शन चाहिए, और किसमें, मोल फ्रैक्शन, उसी ओरिजिनल मिक्सचर। तो 57 आएगा सर। 57 आ रहा है, 57। तो Pa अपॉन टोटल प्रेशर जो इनिशियल था, तो Pa देखो कितना है हमारा 57, और टोटल प्रेशर स्टार्टिंग वाला कितना था 63। तो देखो किसी से कैंसिल आउट हो रहा है 3 से, तो 19/21 सही आंसर है बेटा आपका, 19/21। सर एक बार बता दो। हाँ बेटा दोबारा बता देता हूं मैं। पहले हमें देखो कह रहा है कि CH4 और C2H2 दो का मिक्सचर है, तो मान लेते हैं हम सपोज कि जो CH4 है उसका प्रेशर Pa है और C2H2 का प्रेशर Pb है, तो दोनों का सम दे रखा था हमें, Pa Pb इनिशियली 63 था। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब CH4 को जब कंबशन करेंगे तो वो CO2 में कन्वर्ट होगा, तो कार्बन तो बैलेंस ही रहेगा ना। तो यहां कार्बन का 1 मोल है, तो यहां भी CO2 का भी 1 मोल ही रहेगा। तो जितना CH4 है उतना ही प्रेशर CO2 का बन गया Pa। लेकिन C2H2 से 2 CO2 बन जाएंगे, क्योंकि पर मोल जितना मोल होंगे उसका डबल CO2 बनेंगे, तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा। तो पहले प्रेशर आपने Pa था, तो यहां से तो CO2 Pa ही रहा, लेकिन C2H2 का Pb था, तो CO2 उसका डबल बन जाएगा 2Pb। और टोटल प्रेशर हमें दे रखा है, टोटल CO2 जो है 69 है। अब Pa Pb की एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, वैल्यू निकालनी है हमें। तो मैंने इसमें Pa की वैल्यू कैलकुलेट करना है मुझे, बिकॉज CH4 का, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को, 2 से मल्टीप्लाई करके अब इस इक्वेशन में ये माइनस कर दी, तो Pa की वैल्यू आ गई। अब Pa मुझे पता लग गया, तो हमें तो मोल फ्रैक्शन चाहिए ओरिजिनल प्रेशर में। ओरिजिनल प्रेशर था 63, उसमें से Pa आ गया हमारे पास, वो Pa आ गया हमारे पास 57, तो 57/63 हमने कर दिया, तो 19/21 इसका आंसर आ गया। आ गया सर। तो दैट्स ऑल अबाउट द बेटा टुडे क्लास। सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन। तो इसमें आपको नेक्स्ट में एक तो डीपीपी शेयर करूंगा, वो करके लानी है आपने, और फिर हम दूसरा टॉपिक रिवाइज करेंगे। तो कंटिन्यूस इस टाइप से हम चलते रहेंगे। फिर आपका टेस्ट होगा 2 या 3 के बाद, वो आपको आपका मैनेजमेंट बता देगा कैसे क्या करना है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। कुछ पर्सनल डाउट थे। पर्सनल डाउट है, बोलो बेटा क्या है। हाँ सर। सर मतलब 3-4 क्वेश्चन है, तो आप इसी पे बताओगे या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे? बोल दो, इस पे कर देते हैं, लेकिन एक भाई फोन कर रहे हैं। हेलो। हाँ हेलो सर, कंपेयर पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन B and N given in 2 compounds. पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। यस सर। पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें कंपेयर कर रहे हो बेटा? सर CH3 होल थ्राइस SI, फिर मतलब N के साथ में उसको दोबारा बॉन्ड है CH3 होल थ्राइस SI और BH2 और B ये ट्राई मिथाइल सिले, अच्छा ना, ये CH3 है क्या थ्राइस? यस सर, CH3 होल थ्राइस SI N हाँ, SI CH3 होल थ्राइस SI अगेन आ रहा है, CH3 होल थ्राइस। यस सर। अगेन SiCH3 होल थ्राइस आ रहा है। यस सर। हाँ, और इसके साथ में एक बोरोन का बॉन्ड है, बोरोन विद 2 हाइड्रोजन। बोरोन विद 2 हाइड्रोजन। सर वो नाइट्रोजन के साथ में है, नाइट्रोजन के साथ एक बोरोन और फिर 2 हाइड्रोजन। इसमें कंपाउंड कितने आपके, एक है या सारा ये अलग अलग कंपाउंड है?
सर ये एक ही कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड कुछ और है। एक कंपाउंड बन कैसे रहा है ये? एस सिलिकॉन दे रखा है आपको। एक सेकंड सर। हाँ ये दे रखा है, देखो। एक तो पहला सिलिकॉन का 3 बॉन्ड मिथाइल के साथ दे रहे हो आप, यही कह रहे हो आप। CH3 Yes, sir. और CH3 सिलिकॉन। CH सिलिकॉन के साथ, ठीक है। यस सर, सिलिकॉन का फिर नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड है। अच्छा, एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ आगे दे रखा है उसने, यस ठीक सर। है। फिर नाइट्रोजन का एक बॉन्ड सेम अमाउंट, मतलब सिलिकॉन फिर SiCH3 होल थ्राइस CH3 होल थ्राइस और CH3 मतलब ऐसा ही SiCH3 फिर आ गया, यही कह रहे हो आप। यस सर, यस सर। हाँ हाँ। इसके बाद और फिर नाइट्रोजन के साथ में एक बी बोरोन, नाइट्रोजन के साथ एक बोरोन है। हाँ नाइट्रोजन सर नहीं, वो जो बीच में नाइट्रोजन है दो सिलिकॉन के बीच में। अच्छा, यहाँ है यस सर। इसी नाइट्रोजन के साथ। हाँ, यहाँ क्या आ रहा है? हाँ, बी एक बोरोन है H2, फिर 2 हाइड्रोजन। यस 2 सर, हाइड्रोजन, BH2। ठीक है। अब यहाँ पर और हमें सर क्या है? पाई बॉन्ड, दूसरा स्ट्रेंथ कंपाउंड दे रखा बतानी हो। है कम। हाँ, दूसरे कंपाउंड हाँ, में बस सिलिकॉन की जगह कार्बन है। अच्छा ठीक है, हो गया। ये कार्बन है ना, यस सर। ये CH3 आ गया, इधर N आ गया, बाकी सारा सेम वैसा ही है, यस सर। BH2। और यहाँ फिर कार्बन आ गया ना। तो देखो बेटा, इसके Yes, sir. अंदर एक चीज क्लियर है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास हाँ. लोन पेयर है। यहां भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, यहां भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा। और सिलिकॉन के पास Yes, sir. वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल। और बोरोन के P पास orbital. वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, बोरोन के पास। हाँ. क्लियर? लेकिन कार्बन के पास कोई Yes, वेकेंट sir. ऑर्बिटल नहीं है। तो बिल्कुल सर। ये जो लोन पेयर है ये किसको देगा? सिर्फ ये बोरोन को देगा। तो यहाँ पाई बॉन्ड हाँ. कैरेक्टर आ जाएगा, इधर पाई बॉन्ड नहीं बनेंगे, ओके. यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ तो तीनों जगह पाई बॉन्ड का जाएगा, तो डीलोकलाइज होंगे बॉन्ड, इधर भी डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा और इधर भी डिवाइड होगा। तो ज्यादा Divide पाई होगा. बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसके पास आ जाएगी? इसके पास, क्योंकि यहाँ तो कंप्लीटली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया यहाँ पर, यस और सर. यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए, बिकॉज ड्यू टू वेकेंट ऑर्बिटल। इसको पाई पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बोलते हैं, इसको पी पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। कितना बोल नहीं बोल, समझ गया सर, समझ गया। क्लियर? यस सर। और एक और क्वेश्चन है बोल दो बेटा। सर, NaCl plus K2Cr2O7 plus concentrated H2SO4। जस्ट ए मिनट। यही कर लेते हैं, चलो। रिपीट करेंगे बेटा एक बार क्वेश्चन। NaCl plus K2Cr2O7 plus concentrated H2SO4। NaCl plus K2Cr2O7 plus H2SO4। ओके, हाँ, क्या बना? ये बना रहा है, ये बन हेलो। हेलो। हाँ हेलो, हाँ बेटा बोलो, आवाज कट रहा है आपका, बोलो। एंड इसका रिएक्शन दे रखा है, कंप्लीट दे रखा है, मैं बना दूं रिएक्शन? क्या दे रखा है उन्होंने? तो यहाँ CrCl3 दे रखा हाँ, होगा सर और ये प्लस क्लोरीन दे रखा। हाँ हाँ सर पूछा है इन्होंने, पूछा। अच्छा, ये पूछा है क्या बनेगा इसमें? हाँ हाँ, सर, इसको फिर फर्दर NaOH के साथ में रिएक्ट कराया। इसमें कोई NaOH। पी गैस है, येलो कलर, कोई पी गैस है, उस गैस को NaOH के साथ में फिर दोबारा रिएक्ट कराया। अच्छा, पी गैस को, ठीक है।
क्यू बनेगा। समझ गया मैं बेटा, बस समझ गया, इतना बहुत है। देखो एक्चुअली पता है ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है आपने क्लोराइड का क्रोमिल क्लोराइड गैस टेस्ट किया होगा। क्रोमिल क्लोराइड गैस, यस सर। जो क्लोराइड आयन होते हैं ना, जो क्लोराइड हाँ। आयन, अगर NaCl होता है, इसमें क्लोराइड फ्री होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में डालते हैं इसके अंदर, तो इससे क्या है, एक रेड वेपर्स Yes, बाहर sir. निकलती हैं, रेड वेपर बाहर निकलती है। वो रेड वेपर। वेपर जो होती है वो क्रोमिल क्लोराइड गैस होती है, CrO2Cl2 होता है, CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड गैस। ये जो पी कह रहा है ना, ये क्रोमिल, हाँ क्रोमिल क्लोराइड गैस है। जब इसको बेसिक मीडियम देते हैं, अपने NaOH डाला है बाद में उसने, तो जब बेसिक मीडियम देते हो तो ये सारा Yes, का sir. सारा सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, Na। अगर आपका एसिडिक मीडियम दोगे तो डाइक्रोमेट रहेगा, और बेसिक मीडियम दोगे तो क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2CrO4। ये येलो होता है, ये कैसा होता है, येलो। अब अगर आप इसमें लेड एसीटेट मिलाओगे, लेड एसीटेट शायद दे रखा हो, नहीं दे रखा हो, लेकिन आगे भी बता देता हूं, वही वाला है। तो लेड एसीटेट मिलाओगे तो बेटा लेड क्रोमेट बन जाएगा, लेड क्रोमेट। इन दोनों में फर्क क्या होता है, ये तो ये येलो सॉल्यूशन होता है, ऊपर वाला तो होता है सोडियम क्रोमेट येलो सॉल्यूशन, और जो लेड क्रोमेट होता है वो होता है येलो PPT बेटा, येलो प्रेसिपिटेट। तो ये लेड येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा इसके। हाँ, दैट इज द टेस्ट ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। पहले रेड वेपर देगा, क्रोमिल क्लोराइड गैस देगा, बेसिक मीडियम देंगे तो येलो सॉल्यूशन बनेगा सोडियम क्रोमेट का, और फिर लेड एसिटेट डालोगे तो लेड क्रोमेट बन जाएगा। ठीक है सर। क्लियर? क्लियर सर। ठीक है बेटा, ठीक है सर। कर दूं क्लोज?